मिट्टी में मिल चुका है और पिता का, मतलब यही हाल अतीक का भी है। देखिए। एक मौत से कांप उठा डॉन। असद के एनकाउंटर से सदमे में अतीक। असद के एनकाउंटर की खबर ने अतीक अहमद के होश उड़ा दिए। इस दौरान असद की मौत पर अतीक ने चुप्पी साध ली है। अतीक ना कुछ बोल रहा है और ना ही कुछ खा रहा है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो उमेशपाल हत्याकांड में पूछे जा रहे पुलिस के हर सवाल पर अतीक अहमद रट लगा रहा था कि मेरा दिमाग खराब है, मुझे बेटे के जनाजे में जाना है, मुझे असद की अम्मी से मिलना है। देर रात पुलिस असद और अशरफ का मेडिकल कराने के लिए दोनों को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अस्पताल लेकर पहुंची। मेडिकल कराने के बाद पुलिस अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अस्पताल से बाहर लेकर आई। इस दौरान अतीक अहमद और अशरफ का चेहरा पूरी तरह से लटका हुआ था। अतीक अहमद से असद को लेकर कई बार सवाल किया गया, लेकिन अतीक अहमद कुछ नहीं बोला। भट्टी में भी नहीं शामिल हो पा रहे। अशरफ कुछ तो बोलिए। अशरफ बोलो, अशरफ बोलो। अतीक नहीं बोल पाओगे। अतीक अभी नहीं बोले तो फिर नहीं बोल पाओगे। अभी नहीं बोल पाए। अतीक अभी बोल दीजिए। अतीक बेटे की मट्टी में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अतीक अभी नहीं बोले तो कब बोल पाएंगे, बताइए आप। एनकाउंटर से लेकर जनाजे में शामिल होने पर पत्रकार अतीक और अशरफ से लगातार सवाल करते रहे, लेकिन अतीक ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन अशरफ ने असद की मौत पर कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। अल्लाह ने ले लिया। जी जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। भले ही अतीक मीडिया के सामने कुछ ना बोल रहा हो, लेकिन पुलिस के सूत्रों का दावा ये है कि असद के एनकाउंटर का गुस्सा अतीक अहमद ने एसटीएफ के अधिकारियों पर ही निकाल दिया और साफ कहा कि अगर वो जिंदा रहा तो वो एसटीएफ से बदला लेकर रहेगा। और ऐसा तब हुआ जब पूछताछ के दौरान एसटीएफ के कुछ अधिकारियों ने उससे कुछ सख्त सवाल पूछ लिए। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ ने अतीक अहमद से असद की भूमिका पूछी थी। इसी सवाल पर अतीक भड़क गया और उसने पूछा कि मारने के बाद भूमिका क्यों पूछते हो। सूत्रों के मुताबिक उसने ये भी कहा कि अगर वो जिंदा रहा तो वो बेटे की मौत का इंतकाम जरूर लेगा। दावा तो ये भी है कि इस पूछताछ में टूट पड़ा और उसने कहा कि उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, वो उजड़ गया है, बर्बाद हो गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को इसके पहले भी उसने असद की भूमिका के बारे में जानकारी दी है। उमेशपाल हत्याकांड में असद का हाथ रहा है, ये भी उसने बताया। सूत्र ये बता रहे हैं कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद गाड़ी से उतरकर बंदूक लेकर भागता हुआ जो शख्स दिखाई दे रहा है वो असद ही है, ये भी उसने माना। इसके अलावा अतीक ने उस दिन की पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश एसटीएफ को दी है। बताया ये गया कि असद को केवल शूटरों के इंतजाम करने के लिए कहा गया था, वो गुलाम को लेकर भी गया था। लेकिन जैसे ही उमेशपाल गली सीसीटीवी वीडियो में गाड़ी से उतरता हुआ दिख रहा था, लेकिन अतीक का दावा ये है कि गाड़ी से पिस्तौल तान कर उतरने का फैसला उस वक्त असद ने खुद लिया, जबकि उसे हुक्म केवल गाड़ी में बैठे रहने का दिया गया था। असद अब भले ही अतीत बन चुका है और अतीक का अतीत जो है उसके कर्मों के फल ने देखिए उसे गिड़गिड़ाने पर, गुहार लगाने पर मजबूर कर दिया है। वो अतीक अहमद जो एक कुख्यात गैंगस्टर हुआ करता था, माफिया से नेता बना और किस तरह से अपना पूरा काला साम्राज्य फैलाया, वो अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, बोलता रहा पुलिस प्रशासन से कि मुझे टीवी से या फिर मोबाइल के जरिए मेरे बेटे के जनाजे में, यानी कि जो दफनाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें शामिल कर दिया जाए, उसे दिखा दिया जाए। वो अपने बेटे को देखना चाहता है। लेकिन देखिए, कानून का भी अपना एक दायरा होता है और खास तौर से एक ऐसा गैंगस्टर जिसने कभी किसी की नहीं सुनी, जिसके रास्ते में जो भी आया उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जिसने अपने रास्ते के हर रोड़े को बगैर ये सोचे समझे कि वो किस तरह से अपराध की दुनिया को और बढ़ा रहा है, आगे बढ़ाता चला गया। मानसिक संतुलन जरूर बिगड़ा है, लेकिन कितनों के मानसिक संतुलन ने अतीक अहमद को बिगाड़ दिया है वो सभी के सामने आ चुका है। असद क्योंकि
बेटा रहा, इसीलिए गिड़गिड़ा रहा है और ये भी कहता नजर आया कि मुझे असद के जनाजे को टीवी या फिर मोबाइल के जरिए दिखा दिया जाए, ये मेरा अधिकार है, मैं चाहता हूं मुझे एक पिता होने के नाते ये अधिकार दिया जाए। अब ये भी आरोप लगा रहा है, ये भी डर सता रहा है कि कहीं परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उन पर कोई खतरा ना मंडरा जाए। ये खौफजदा हो चुका है। ये वो अतीक है जो सिर्फ लोगों को खौफ में डालने का काम करता था, आज उसका पूरा साम्राज्य मिट चुका है, मिट्टी में मिल चुका है, असद मिट्टी में मिल चुका है। और देखिए किस तरह से अब उसी मिट्टी को देखने के लिए वो गिड़गिड़ाता रहा। टीवी और मोबाइल का जरिया ये वो मांग रहा था, हजारों बिल्कुल सबीना, लेकिन जब गुनाहों का अंत होता है तो हश्र यही होता है जो कि अतीक का है, जो पूरा देश इस वक्त देख भी पा रहा है। देखिए लगातार मैं धूमनगंज थाने के बाहर मौजूद हूँ। मेरे कैमरा पर्सन दिनेश एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे अभी भी अंदर अतीक और अशरफ पुलिस कस्टडी में है। 17 तारीख से दोनों से पूछताछ 17 तारीख तक लगातार होनी है और इन 17 तारीख के बीच में क्या क्या अतीक उसका भाई अशरफ बताता है, उसकी निशानदेही पर अब बाकी जगहों पर जो छापेमारी हो रही है वो भी लगातार आप तक हम दिखा रहे हैं। रात में कल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इसी धूमनगंज थाने से अतीक और अशरफ को लेकर के पुलिस हॉस्पिटल तक गई थी और फिर वहां पर मेडिकल चेकअप दोनों का कराया गया था। नियम के मुताबिक ये जितने दिन भी कस्टडी में रहते हैं अतीक और अशरफ, हर रोज ही ऐसा किया जाएगा और हर रोज दोनों का मेडिकल होगा। लेकिन इस बीच कैमरे में भी कैद हुआ अतीक अशरफ दोनों। एकदम से जो मीडिया वाले मौजूद थे हॉस्पिटल के बाहर, जब दोनों को बाहर आते हुए देखा तो उनसे सवाल पूछने की कोशिश की गई। वो अतीक जो कल तक सबको डराता था, खौफ में जिससे लोग रहते थे, वही अतीक कल एक शब्द नहीं कह पाया, मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तब उसने कुछ बोला नहीं ज़रूर, लेकिन आज यही धूमनगंज थाने के अंदर बैठ करके जो खबर हमें मिल रही है कि सुबह से कैसे अतीक फूट फूट कर रोया, अपने अधिकारों की बात आज वो करने लगा। कल तक दूसरों के हक को छीनने वाला, उनके अधिकारों को मारने वाला, आज ये कह रहा था कि बेटे का अंतिम दर्शन करना, उसका चेहरा देख पाना, ये तो मेरा अधिकार है। मैं वहाँ अगर नहीं भी जा पा रहा हूँ तो कम से कम टीवी के ऊपर ही वो जो जनाजा निकल रहा है उसकी तस्वीर टीवी के ऊपर ही मुझे दिखा दी जाए। वो भी उसे नसीब नहीं हो पाया। थोड़ा सा ही समय बीता, मतलब ये 10 साढ़े 10 बजे तक जो जनाजे की प्रक्रिया थी वो खत्म हुई सुबह, और फिर उसके बाद अब से कुछ ही वक्त पहले अंदर एटीएस की टीम भी गई है और वहां जाकर अब भी अतीक और अशरफ के साथ पूछताछ हो रही है। प्रयागराज में कईयों की जमीन हड़पना हो या किडनैपिंग करना हो, रंगदारी वसूलना हो, हत्या करवाना हो, ये तमाम मामले तो अतीक के ऊपर पहले से थे ही। लेकिन बड़ी बात ये है इन सब के बीच कि अब यूएपीए एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। यूएपीए एक्ट उन लोगों के ऊपर ही लगाया जाता है जिनका कहीं ना कहीं किसी आतंकवादी से कोई गठजोड़ रहता है, संबंध उनके साथ रहता है या फिर किसी भी तरह की आतंकी प्रक्रिया में वो शामिल रहते हैं। अब यही इसी धूमनगंज थाने में बैठ करके अतीक ने ये बात खुद कबूली है। ये बताया है अतीक ने कि कैसे आईएसआई से भी आईएसआई से भी उसके संबंध है और किस तरह से पाकिस्तान से उसे हथियारों की सप्लाई की जाती थी। आतंकी संगठनों से उसने बात भी कबूली है कि उसके संबंध थे। तो कल तक तो ये चोरी, किडनैपिंग, रंगदारी, हत्या, अपहरण के मामले में अतीक और उसके पूरे परिवार के लोग शामिल थे। लेकिन अब यूएपीए एक्ट लग चुका है और यूएपीए एक्ट के तहत जब आगे कार्रवाई की जाएगी तो जाहिर सी बात है वो और मुश्किलों भरा रहेगा। बहुत बड़ी खबर यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी आप तक पहुंचा दे। आज जब असद को दफनाया जा रहा था तो उस दौरान अतीक की 2 बहनें वहां पर मौजूद थी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे क्योंकि सवाल ये खड़े हो रहे थे कि जिन 2 महिलाओं को बुर्के में देखा गया आखिर वो कौन है। उनसे पूछताछ भी यहां पर की गई क्योंकि कनेक्शन